हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही पढ़ते रहिए और निवान मैथ एकेडमी के साथ बढ़ते रहिए, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर हम बात करें आज के इस लेक्चर में कि हमारे पास आज का लेक्चर क्या होगा, तो स्टैटिक्स में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हमने जो बेसिक डेफिनेशन थी वो हमने अच्छे से समझ ली है कि हमारे पास किस तरीके से क्या क्या डेफिनेशन होती है। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, ठीक है। फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो मैं बात करूंगी, तो कौन सा टॉपिक है हमारे पास? रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट, पहला जो टॉपिक है। और आज जो हम करेंगे, मतलब मेन चीज है, हम दो टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। कौन सा? आज का जो टॉपिक की अगर मैं बात करूं फर्स्ट चैप्टर में, टॉपिक की बात करूं फर्स्ट चैप्टर में, तो हमारे पास दो टॉपिक होंगे। नंबर 1 पहले होगा कि मेरे पास रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट, इन दोनों को समझेंगे हम। रिजल्टेंट और कंपोनेंट क्या होता है। आज का दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हमारे पास, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारे पास रिजल्टेंट एंड देन कंपोनेंट्स। दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को हम समझेंगे। तो अगर मैं रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट की बात करूं तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट्स का किस तरीके से है, ध्यान से समझना, पहले चैप्टर का पहला ही टॉपिक है। इफ टू एंड मोर फोर्सेस एक्ट अपॉन ऑन ए रिजिड बॉडी। अब देखो वही चीज जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी, अगर आपको ये ना पता होता रिजिड बॉडी क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो आपके लिए एक न्यू वर्ड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो बेसिक डेफिनेशन जो मुझे सही लगा कि आपको पता होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। अपॉन ए रिजिड बॉडी इफ ए सिंगल फोर्स कैन बी found such that the effect of it upon the body is the same as that of all the forces taken together, then the single force is called resultant of the forces and the given forces themselves are called the component of this resultant forces। अब देखो यहाँ पे क्या है मेन चीज, किस तरीके से है। अब देखो मेरे पास क्या है, फोर्स की बात की है तो मैं यहाँ पे P Q, पहले वैसे बात करते हैं। वो बोल रहा है इफ टू या मोर फोर्सेस, टू और मोर फोर्स, मोर फोर्सेस, तो इसकी ना बात समझेंगे कि मैंने क्या किया। जब हमारे पास कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है, तो रिजिड बॉडी के ऊपर जो लगने वाले फोर्स हैं वो मैंने सोचे कि दो या दो से ज्यादा मेरे पास फोर्स है। कोई भी रिजिड बॉडी है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं, इस चीज को ध्यान देना, कोई भी मेरे पास क्या है, रिजिड बॉडी है। कौन सी बॉडी है? रिजिड बॉडी है। अब इस रिजिड बॉडी के ऊपर जो है, जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो दो या दो से ज्यादा है, क्लियर। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो हम यहाँ पे दो या दो से ज्यादा, चाहे वो 3 हो या 4 हो, जितने भी ज्यादा फोर्सेस हम उसके ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है, अगर हम क्या करें, एक सिंगल फोर्स यहाँ पे फाउंड कर ले, क्या कर ले, सिंगल फोर्स, हम यहाँ पे एक सिंगल फोर्स को फाउंड कर ले, ठीक है, उसको ऐसा एक सिंगल फोर्स ले आए। कैसा सिंगल फोर्स हम यहाँ पे फाउंड करें कि मैं जो इस सिंगल फोर्स को इस बॉडी के ऊपर जो लगाऊं तो वो जो इफेक्ट आएगा
वो इफेक्ट, ठीक है। और इन फोर्सेस को मिला के जो इस बॉडी के ऊपर मैं फोर्स लगाऊं, वो जो इफेक्ट आएगा दोनों का सेम होना चाहिए। बात समझ आई? क्या कहा मैंने कहा कि मेरे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं। फिर मैंने क्या किया कि एक सिंगल फोर्स मैंने क्या किया, फाउंड किया, ठीक है। एक सिंगल फोर्स, एक ऐसा फोर्स मैंने फाउंड किया कि जब मैं इस फोर्स को इस बॉडी पे लगाऊंगी तो जो इफेक्ट आएगा वही सेम इफेक्ट तब आएगा जब इन फोर्सेस को मिला के इस बॉडी पे लगाऊंगी। वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। कि मेरे पास कोई भी रिजिड बॉडी पे क्या है, कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, तो मैं एक सिंगल फोर्स इस तरीके से फाउंड करूंगी कि मेरे पास जब वो बॉडी पे एक्ट करेगा तो उसका जो इफेक्ट है वो सेम होगा जब मैं इन फोर्सेस को एक साथ लूंगी। इन फोर्सेस को एक साथ लेने पे जो ये बॉडी पे एक्ट करेंगे वो जो इफेक्ट होगा सेम होगा जब ये सिंगल फोर्स इस बॉडी पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो जो इफेक्ट आएगा वो दोनों का सेम होगा। मतलब इन्होंने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, जो इफेक्ट आया वो, और इसने जो इस बॉडी पे फोर्स लगाया, जो एक्ट करा, वो इफेक्ट, दोनों इफेक्ट क्या होंगे, सेम होंगे, एक जैसे होंगे। तो उस सिचुएशन में जो ये वाले फोर्सेस हैं, ये दो या दो से ज्यादा जिनको हम एक साथ लगा रहे हैं, ठीक है, एक साथ ले रहे हैं, उन फोर्सेस को हम बोलेंगे बेटा कंपोनेंट्स। और जो ये सिंगल फोर्स आएगा इसको बोलेंगे हम रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट और कंपोनेंट समझ आया, ठीक है। कि मेरे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस हम एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कोई एक सिंगल फोर्स इस तरीके से फाउंड कर लूं कि जब ये बॉडी के ऊपर एक्ट करे जो इफेक्ट होगा वो सेम इफेक्ट होगा इन फोर्सेस का, एक साथ लेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। इसका इफेक्ट भी और इनका इफेक्ट दोनों का सेम इफेक्ट होगा। तो जो ये सिंगल फोर्स है इसको बोलूंगी रिजल्टेंट, और जो ये दो या दो से ज्यादा फोर्सेस है इनको बोलूंगी कंपोनेंट। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसको अगर हम वैसे समझे मैथमेटिक्स की, क्योंकि ये तो लैंग्वेज में था, लैंग्वेज मैंने समझा दिया आपको। अगर मैं बात करूं वैसे तो मेरे पास क्या है, पी क्यू आर, मतलब इस तरीके से, सॉरी आर तो और कुछ ले लेती हूँ, पी क्यू, पी क्यू अभी दो ही ले लेती हूँ। पी क्यू मैंने ले लिए दो फोर्स, ठीक है। इसके अलावा आप एस टी ले लो, ठीक है। क्लियर हो गया, पी क्यू एस टी, या तो दो फोर्स ले लो या दो से ज्यादा फोर्स ले लो। ये फोर्स है मेरे पास, ठीक है। ये फोर्स क्या कर रहे हैं, रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, एक फोर्स मैंने ढूंढ लिया आर, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, रिजिड बॉडी पे क्या करता है, एक्ट कर रहा है। तो इसके एक्ट करने पे जो इफेक्ट आएगा और इनके एक्ट करने पे जो इफेक्ट आएगा दोनों के हिसाब से सेम इफेक्ट आएगा, दोनों के अकॉर्डिंग सेम इफेक्ट आएगा। तो मैं इसको क्या बोलूंगी, रिजल्टेंट। जो सिंगल होगा वो रिजल्टेंट, और जो ये सारे होंगे इनको जो बोलेंगे अलग अलग कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स। ये पहला कंपोनेंट्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरीके से कंपोनेंट्स। आगे बात समझ, ठीक है। पहले मैंने लैंग्वेज में बोला था कि दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लूं, जब वो बॉडी पे एक्ट करेंगे तो जो इफेक्ट आएगा वो, और सिंगल फोर्स में फाउंड कर लूं, वो जो बॉडी पे एक्ट करेगा वो इफेक्ट, दोनों का सेम इफेक्ट होगा। तब हम क्या करेंगे, इसको सिंगल वाले को बोलेंगे रिजल्टेंट, और जो ये होंगे इनको बोलेंगे कंपोनेंट्स, जो फोर्सेस अलग अलग होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया कि कौन सा मेरे पास रिजल्टेंट होगा, कौन सा मेरे पास कंपोनेंट होगा। तो सिंगल वाला क्या हुआ मेरे पास, यहाँ से मैं इसको ये कर दूं रफ। अब मैं लिख रही हूँ सिंगल वाले, देखो यहाँ पे जो सिंगल आएगा, सिंगल फोर्स क्या होगा मेरे पास, रिजल्टेंट। क्या होगा मेरे पास, रिजल्टेंट, ठीक है। और जो मेरे पास टू और मोर फोर्सेस होंगे, टू और मोर फोर्सेस होंगे, वो मेरे पास क्या होंगे, कंपोनेंट्स। क्लियर, ठीक है।
तो किस तरीके से आपको, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको क्रैमिंग करनी है, आपको चीजें समझनी है। सिंपल सी चीज है कि कोई रिजिड बॉडी है, उस पे दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स लगने पे, एक्ट करने पे हमारे पास क्या है, कोई इफेक्ट आएगा, तो वो इफेक्ट ले लिया हमने। फिर हमने एक सिंगल फोर्स ऐसा देखा कि जो वो बॉडी पे एक्ट करे, तो उसका जो इफेक्ट हो वो दोनों इफेक्ट क्या हो, आपस में सेम हो। तो जो सिंगल वाला होगा उसको हम रिजल्टेंट बोलेंगे, और जो दो या दो से ज्यादा फोर्सेस हम ले रहे हैं, जिनको एक साथ मिला रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या था, पी क्यू, दो फोर्स ले रही हूँ मैं, तो ये मेरे पास पी भी कंपोनेंट हो गया, क्यू भी कंपोनेंट हो गया। जो आर मैंने लिया वो मेरे पास हो गया रिजल्टेंट। क्लियर, बात समझ आ गई, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कि आपको डेफिनेशन ये चीज समझ आ गई होगी। नीचे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ये वाला, अब ये कंपोनेंट जो है वो किसके हैं, रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स है, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्टेंट बन रहा है सिंगल वाला, ठीक है, तो ये इसके क्या है, कंपोनेंट्स है। अब देखो नीचे एक लाइन दी हुई है, फोर्सेस आर सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्सेस। मतलब हम ये कहेंगे कि मेरे पास क्या है, कोई भी फोर्सेस है, ठीक है, अगर उनका मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स ना हो, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ये ना आए, हम कोई भी एक सिंगल फोर्स ऐसा फाइंड ना कर पाए कि वो सेम इफेक्ट करे, ठीक है, क्लियर। तो अगर हमारे पास कोई भी रिजल्टेंट फोर्स ना हो तो हमारे पास क्या होगी, फोर्सेस क्या होंगे, ये इक्विलिब्रियम में होंगे। किसमें होंगे, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, क्लियर। तो ये चीजें आगे भी यूज होंगी कि हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो हर चैप्टर में ये आपको अलग अलग चीजों में देखने के लिए मिलेंगी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, ठीक है, थ्योरम्स भी होंगी। तो आपको ये चीज अब तक जो है ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास रिजल्टेंट क्या हो, नो रिजल्टेंट फोर्स, मतलब मेरे पास कोई भी रिजल्टेंट फोर्स ना हो, तब मेरे पास फोर्सेस को क्या कहेंगे, हम इक्विलिब्रियम में, क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। पहला ये चीज समझ आ गया। दूसरा नोट, when we say that forces are acting on a particle, तो इसका मतलब है forces are acting on a point। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि मेरे पास फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रहे हैं पार्टिकल पे। अब अभी मैंने जब पहले आपको डेफिनेशन बताई थी, वहां पे मैंने आपको क्या बोला था, पार्टिकल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, पॉइंट से। तो अगर हम ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरे पास क्या है, फोर्स जो है पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल को हम डिनोट किससे करते हैं, पॉइंट से। तो वो उनका कहने का मतलब ये है, उन्होंने नोट में लिख के दिया है कि अगर हम पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये चीजें आपको समझ आ गई। सबसे पहले आपको, क्योंकि पूरा का पूरा खेल रिजल्टेंट और कंपोनेंट्स पे ही चलेगा यहाँ पे, ठीक है, तो रिजल्टेंट का समझ आ गया कि हमारे पास क्या होगा रिजल्टेंट, जब हमारे पास दो या दो से अधिक फोर्सेस हम अप्लाई करें, ठीक है, किसी रिजिड बॉडी पे लगा रहे हैं, उसका जो इफेक्ट आएगा वो एक साथ मिला के लगा रहे हैं, ठीक है, और एक सिंगल फोर्स इस तरीके से फाइंड कर ले, वो जो बॉडी पे एक्ट करेगा वो इफेक्ट, दोनों इफेक्ट क्या हो, सेम हो, तो सिंगल फोर्स वाले को रिजल्टेंट बोलेंगे। और जो टू या मोर फोर्सेस होंगे मेरे पास, यहाँ पे मोर फोर्सेस लिखना चाहिए, टू और मोर फोर्सेस, मैंने लिखा नहीं, टू और मोर फोर्सेस, ठीक है, टू और मोर फोर्सेस जो होंगे वो मेरे पास क्या होंगे, कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जो सिंगल फोर्स होगा वो रिजल्टेंट होगा, जो हमारे पास फोर्सेस होंगे, ठीक है, टू या मोर फोर्सेस होंगे, वो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है मेरे पास, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारे पास देखो फोर्सेस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ मतलब पैरेललोग्राम से रिलेटेड होगा, पैरेललोग्राम में फोर्सेस, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से क्या पता चल रहा है आपको, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से आपको पता चल रहा है कि पैरेललोग्राम जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास फोर्सेस है, उससे रिलेटेड हमारे पास एक लॉ आ गया, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे इस चीज समझना कि पैरेललोग्राम मतलब, अभी लिख रही हूं मैं, पैरेललोग्राम
लॉ ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस किससे रिलेटेड है हमारे पास? पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम सबने बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि पैरेललोग्राम क्या होता है मेरे पास, तो उससे रिलेटेड है। अब पैरेललोग्राम दूसरा हमारे पास फोर्सेस, इन दोनों को, ठीक है, कि जो भी हमारे पास फोर्सेस हो गए वो पैरेललोग्राम में होंगे, तो वो हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अब इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। अब देखो सबसे पहली चीज जो है पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो होती है इस तरीके से पैरेललोग्राम ऐसे बनता है हमारे पास पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसमें ये क्या होती है, जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल भी होती है और पैरेलल होती है, पैरेलल, ठीक है। तो पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड क्या होंगी, ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, और ये दोनों आपस में मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये होता है हमारे पास पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसकी ये जो क्वालिटी है इसी से रिलेटेड अब हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेललोग्राम के में फोर्सेस एक्ट करेंगे। अब किस तरीके से फोर्सेस इसमें आएंगे उस तरीके से ही हम इसका लॉ बनाएंगे, कैसे आएंगे वो देखते हैं, ठीक है। मेन चीज है आपको ये चीज समझना है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस मतलब पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, ठीक है। और पैरेललोग्राम में ही हमारे पास फोर्सेस आएंगे। अब कैसे आएंगे वो चीज हम देखेंगे। हमें ये पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है और इक्वल होती है, ठीक है। अब चलो करते हैं इसको स्टार्ट, किस तरीके से करना है वो चीज हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले इसकी मैं ये पढ़ के बताती हूँ आपको ये क्या लिखी हुई है, फिर इसको समझते हैं। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, मेरे पास दो फोर्स है वो क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, ठीक है। बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, बी represented in magnitude and direction by the two adjacent side of parallelogram through the point of application, their resultant will be completely represented by the diagonal of the parallelogram through that point। अब ये नीचे इसी का वो दिया हुआ है। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो मेरे पास ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या है कि मेरे पास दो फोर्सेस हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। तो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, इस पॉइंट पे दो फोर्सेस क्या कर रहे हैं बेटा, सही से बनाओ इसको, एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सही से नहीं, ठीक है। दो फोर्सेस क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक ही पॉइंट पे, उसके बाद बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब देखो मेरे पास फोर्स है, तो फोर्स में ऑब्वियसली मेरे पास क्या होगा, इसका कोई मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है, और इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। क्लियर है कि क्या मैग्नीट्यूड है क्या डायरेक्शन, क्योंकि मेरे पास फोर्स क्या होता है, मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उस क्या मेरे पास कोई ना कोई मैग्नीट्यूड कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो मेरे पास जो भी फोर्स मैं लूंगी उसका कोई मैग्नीट्यूड होगा, उसकी कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं कि मेरे पास दो फोर्स हैं, वो एक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन, by the two adjacent side of the parallelogram। अब मेरे पास पैरेललोग्राम मैं बना लूं, पहले मैंने अभी ये पैरेललोग्राम बना ही लेती हूँ, ठीक है, ये मैंने बना लिया पैरेललोग्राम इस तरीके से, क्लियर। तो मैंने मान लिया कि P ये वाला फोर्स है मेरे पास, Q मेरे पास ये फोर्स है। अब देखो P मैंने मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा P फोर्स का मैग्नीट्यूड P होगा, ठीक है, क्लियर। अब Q का Q होगा, डायरेक्शन मैंने दिखा दी कि ये डायरेक्शन है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास इसकी डायरेक्शन। तो मेरे पास जो भी मैं फोर्स लूंगी उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसकी क्या है डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन मैंने दिखा दी, मैग्नीट्यूड P और Q है। क्लियर हो गया, बात समझ आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो वो कह रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, तो मैंने ये पॉइंट O ले लिया, इस पॉइंट O पे दो फोर्स हमारे पास क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं।
अब वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या दिखा रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ की एडजेसेंट साइड। अब एडजेसेंट साइड क्या होती है, एडजेसेंट बेटा साइड ये होती है, देखो ये पॉइंट है तो ये वाली और ये, जब हाँ मेरे पास मतलब देखो इस तरीके से कोई भी मैं स्ट्रक्चर अभी बना रही हूँ तो मेरे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये भी जा रही है ये भी जा रही है, तो दिस इज एडजेसेंट साइड। इस पॉइंट से ये जा रही है ये जा रही है, दिस इज एडजेसेंट साइड। ठीक है, क्लियर। तो वही चीज है कि मेरे पास क्या है, पी और क्यू दो फोर्स है, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में वो क्या है, पैरेललोग्राम लो की एडजेसेंट साइड को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एडजेसेंट साइड क्या होगी, ये पॉइंट है तो इसके लिए एडजेसेंट साइड ये होगी और ये होगी। क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है, इतना समझ आ गया यहाँ तक। थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। देयर रिजल्टेंट विल बी, अब देखो मेरे पास दो फोर्स आ गए पी और क्यू। अब मैंने यहाँ पे पी और क्यू की बात कर ली और इससे पहले अभी मैंने पढ़ा है कि मेरे पास दो या दो से ज्यादा फोर्सेस हो, फिर वहां पे हम एक सिंगल फोर्स और फाउंड करेंगे। तो मेरे पास दो फोर्स आ गए पी और क्यू, तो यहाँ पे हम एक सिंगल फोर्स जो फाउंड करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम, रिजल्टेंट। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आर, तो मैं यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों फोर्सेस का क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा मेरे पास पैरेललोग्राम में, वो देखो ये तो पैरेललोग्राम की मतलब एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एडजेसेंट एजेस में ये क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दिखा रहे हैं एडजेसेंट एज में। अब एडजेसेंट साइड में, सॉरी ठीक है, साइड्स में। अब मेन चीज बात आती है कि रिजल्टेंट क्या होगा। अब मेरे पास देखो रिजल्टेंट विल बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल। अब देखो डायगोनल का नाम सुनते ही आपके पास आएगा कि एक डायगोनल तो मेरे पास ये हो गया, ठीक है, और दूसरा डायगोनल मेरे पास ये हो गया, क्योंकि हमारे पास पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होंगे, पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ये होगा दूसरा डायगोनल ये होगा। तो अभी तक हमें पता चला है कि जो रिजल्टेंट है वो कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल। ये वाला डायगोनल हो सकता है या ये हो सकता है, पर उन्होंने लास्ट में क्या बोल दिया, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम थ्रू दैट पॉइंट, वो वाला डायगोनल जो उसी पॉइंट से जा रहा है, ये वाला। तो ये वाला मेरे पास क्या है, हट जाए, ये वाला क्या है मेरे पास, हट जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, बात समझ आई। तो ये मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट है आर। क्लियर। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है, मेरे पास पैरेललोग्राम में जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है उसमें हमें फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, उसी से रिलेटेड हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ फोर्सेस आएगा। अब कैसे आएगा देखो, अब फोर्सेस की बात करें तो हम दो फोर्स लेंगे पी एंड क्यू। अभी ये नीचे मैंने दो फोर्स लिए, वो किसी एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड। क्योंकि फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, क्योंकि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मेरे पास जो भी फोर्स आएगा, फोर्स नहीं लिखा, फोर्स, ठीक है, तो मेरे पास जो भी फोर्स होगा उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास दो फोर्स मैंने लिए, ठीक है, वो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो उनकी कोई मैग्नीट्यूड उनका कोई डायरेक्शन तो होगा। तो मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को, दिस एंड दिस। क्लियर। और कौन सी साइड, जो उसी पॉइंट पे, उसी पॉइंट से, एक ही पॉइंट से, ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात समझ आ गई। अब बात आती है दोनों फोर्सेस ले लिए, पर अभी हमने थोड़ी देर पहले तो रिजल्टेंट भी पढ़ा है, तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, तो उन्होंने बोला है कि जो रिजल्टेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, डायगोनल, किसका डायगोनल, पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम के एक ये डायगोनल होता है, दूसरा ये डायगोनल होता है, तो हमें कौन सा डायगोनल लेना है, हमें वो डायगोनल लेना है जो उसी पॉइंट से जाएगा। तो मेरे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है, क्लियर, कि मेरे पास क्या है, एक मिनट, अब ये चीज आपको
याद हो जानी चाहिए, माइंड में सेट होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहते हैं कि हम दो फोर्स लेंगे, एक ही पॉइंट पे एक्ट करेंगे, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को, ठीक है। देन उसके बाद उसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट होगा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। कौन सा डायगोनल? जो उसी पॉइंट से है। तो पूरी पूरी स्टेटमेंट आपके माइंड में मैंने सेट कर दी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मेन चीज यही नीचे लिखा हुआ है कि हमने जो दो फोर्सेस लिए हैं, वो एक लिया है P, दूसरा लिया है Q, ठीक है। अब वो एक ही पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी डायरेक्शन क्या है? अब मैं यहाँ पे A B, यहाँ पे A B नहीं, यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, देखो नीचे जो ऊपर लिखा हुआ है ना वही चीज नीचे लिख दी कि मेरे पास P और Q क्या है, दो फोर्स है, एक ही पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। और वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या दिखा रहे हैं? पैरेललोग्राम की कौन सी साइड को दिखा रहे हैं? OA। ऐसे बोलना है जिधर से जा रहे हैं, देखो मैं ऐसे जा रही हूँ ना, ये ऐसे जा रही हूँ, तो जिधर जा रही हूँ तो OA एंड OB, ठीक है। जिधर जाएंगे, जैसे ये जो तीर का निशान है ना, ये ध्यान रखना है किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो दिस, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट करना है, तो ओ ए ओ बी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को ही दिखा रहे हैं, ठीक है। मेरे पास पैरेललोग्राम क्या है? ओ ए सी बी, ये लिखा हुआ है। और इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या दिखाएगा मेरे पास? ओ सी, डायगोनल, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसको दिखा रहा है? डायगोनल को। तो अगर हम यहाँ पे ये पूरा इसी के बारे में, पहले यहाँ पे स्टेटमेंट में था, स्टेटमेंट मैंने समझा दी, फिर वही चीज इन्होंने कि दो फोर्स पी और क्यू मान लिए जो एक पॉइंट ओ पे एक्ट कर रहे हैं, और ये जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में पैरेललोग्राम की कौन सी साइड को दिखा रहे हैं? ओ ए को, ओ बी को, और फिर हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेललोग्राम के कौन से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसको दिखा रहा है? ओ सी को। तो वो सब चीजें यहाँ पे बोल दिया। अगर हम यहाँ पे वेक्टर के उसमें इसकी नोटेशन दिखाए तो किस तरीके से दिखाएंगे? पी, पी मेरे पास क्या होगा? ओ ए, और इधर की साइड ये तीर, जिधर की साइड जाते हैं उधर की साइड ही लगता है। देखो ऐसे जा रहे हैं ना, ये देखो डायरेक्शन क्या है, ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे, प्लस ओ बी, ठीक है, इक्वल टू होगा मेरे पास ओ सी, यहां से इस तरीके से जा रहे हैं ना, ओ सी, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो यही तो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है कि मेरे पास ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को दिखा रहे हैं और रिजल्टेंट ये दिखा रहा है। अब मेरे पास P और Q क्या हो गए? कंपोनेंट हो गए, और R क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। और इसको अगर हम वेक्टर नोटेशन दिखाएं तो OA प्लस OB इक्वल टू OC। क्यों? कैसे? देखो जब भी हमने रिजल्टेंट और कंपोनेंट्स की वो देखी थी डेफिनेशन, तो वहां पे बोल रहे थे कि जो फोर्स मतलब उन इन वाले जो कंपोनेंट्स वाले फोर्स थे इनको एक साथ लेके आ रहे थे, ठीक है, और ये रिजल्टेंट अलग, तो मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों के सम के। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे मेरे पास एक मिनट, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये मैं दिखाने जा रही हूँ आपको। क्या है ये मेरे पास? ठीक है, ये रिमार्क लिखा हुआ है, स्टेटमेंट नहीं रिमार्क। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम मीट इन M, then M is the middle point of OC, the resultant R is represented by 2 twice of OM in vector notation is this। ये लिख सकते हैं हम वेक्टर नोटेशन में। अब देखो क्या है, अभी मैंने पैरेललोग्राम बनाया किस तरीके से, अभी मैं दोबारा बना देती हूँ यहाँ पे, अब बताती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे O था, ये मेरे पास एक फोर्स P था, यहाँ पे फोर्स क्या था? Q था, और ये मेरे पास इनका क्या था? रिजल्टेंट R, ठीक है। यहाँ पे A था, ये B था, और ये मेरे पास C था। क्लियर? ये चीज थी मेरे पास। तो वो बोल रहे हैं कि जो मेरे पास पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो मीट कर जाए इन M, ठीक है, और M इज द मिडिल पॉइंट ऑफ OC। जो ये OC है मेरे पास, वो क्या हो मेरे पास? OC का जो मिडिल पॉइंट है वो M है, ठीक है,
ये देखो OC है, इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, ये M। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो है तब रिजल्टेंट क्या होगा मेरे पास। अब देखो सिंपल सी, अभी जो रिजल्टेंट हमने बोला था वो रिजल्टेंट क्या था मेरे पास, OC वाला था ना पूरा, ठीक है। तो वहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा OM का। अभी क्या था मेरे पास, OC में दिखा रहा था, OC को मैं क्या लिख सकती हूँ, OC को मैं क्या लिख सकती हूँ जब M मिडिल पॉइंट होगा, ट्वाइस ऑफ OM, ट्वाइस ऑफ OM। तो वही चीज बात बोली गई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना है, इसको देखो, OC को मैं क्या लिख सकती हूँ, OC को, क्योंकि M मेरे पास अगर मिड पॉइंट होगा तो ट्वाइस ऑफ OM, ठीक है। तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या दिखा रहा है, OC। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ OM। तो वही चीज है कि मेरे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, ये, ठीक है। अगर इसको हम वेक्टर नोटेशन में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, हमारे पास क्या थी, OA वेक्टर प्लस के OB वेक्टर, और यहाँ पे प्लस कहीं नहीं था, ठीक है। दिस, ये क्या था, OC पूरा का पूरा, जो अभी हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ा है, ठीक है। पर इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, अब ट्वाइस OM। तो वो चीज यहाँ पे लिखी कि अगर मेरे पास OC जो डायगोनल है, ठीक है, उसका मिड पॉइंट M आ जाए, तब मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट ट्वाइस ऑफ OM हो जाएगा। ऑब्वियसली OC की वैल्यू जो होगी उसकी जगह पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल था। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा कि मेरे पास रिजल्टेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जो एक सिंगल फोर्स होता है उसको रिजल्टेंट बोलते हैं, जो अलग अलग फोर्सेस होते हैं 2 या उससे ज्यादा, वो मेरे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। किसके कंपोनेंट होते हैं, रिजल्टेंट के, ठीक है। और रिजल्टेंट हमारे पास, उसके बाद हमने क्या किया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, मतलब पैरेललोग्राम में फोर्सेस का हम देखेंगे किस तरीके से। तो उस हिसाब से हमने देख लिया कि मेरे पास क्या है, दो फोर्सेस है, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसको, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को। देन तब हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। कौन से, इसके दो डायगोनल होते हैं, कौन से डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा, जो उसी पॉइंट से जाएगा, ठीक है। तो वो चीज आ गई हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अब इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम करेंगे जो रिजल्टेंट मेरे पास आया है R, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका डायरेक्शन क्या, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि मेरे पास जब फोर्स आएगा तो फोर्स का कोई ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ना कोई ना डायरेक्शन होगी। तो मैं इससे रिजल्टेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकलवाऊंगी, फिर उसी के बेस पर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा कि मेरे पास रिजल्टेंट कंपोनेंट और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।